क्या हो अगर एआई में अगली बड़ी छलांग सिर्फ ज्यादा बड़े मॉडल बनाने की ना हो, बल्कि उन्हें कहीं ज्यादा स्मार्ट और कुशल बनाने की हो। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है आजकल। आज हम लिंक 2.0 की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त एआई सिस्टम है जो 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स तक पहुंचता है, लेकिन कमाल की दक्षता के साथ। बिल्कुल। और इसके पीछे का आइडिया भी काफी अनोखा है। इसके पीछे एक सरल मगर शक्तिशाली सिद्धांत है। हर एक्टिवेशन रीजनिंग को बढ़ावा देता है। चलिए समझते हैं कि ये सोच एआई के खेल को कैसे बदल रही है। हाँ, देखते हैं। ये सारी जानकारी हमें इंक्लूजन एआई की लिंक 2.0 तकनीकी रिपोर्ट से मिली है। तो सवाल ये है, क्या ये एआई के विकास का अगला अहम पड़ाव है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस पर बात करना जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आखिर ये लिंक 2.0 है क्या भला? सुनने में तो काफी बड़ा नाम लगता है। हाँ, लिंक 2.0 असल में इंक्लूजन एआई द्वारा बनाए गए ओपन सोर्स भाषा मॉडल का एक नया परिवार है। अच्छा, इंक्लूजन एआई, ये नाम शायद एंट ग्रुप से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही। इंक्लूजन एआई एंट ग्रुप से ही संबंधित कंपनी है और इस परिवार का सबसे चर्चित सदस्य है लिंक 2.0 मॉडल, जिसमें पूरे 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। 1 ट्रिलियन, ये तो सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसे बनाने और चलाने में तो बहुत खर्चा आता होगा। ये तो भारी भरकम लगता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यही तो लिंक 2.0 की खासियत है। ये सिर्फ आकार या ब्रूट फोर्स का खेल नहीं है। तो फिर क्या है इसका राज? इसकी असली प्रतिभा इसके आर्किटेक्चर यानी इसकी बनावट में छुपी है। ये एक खास तकनीक इस्तेमाल करता है जिसे हाई स्पार्सिटी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या छोटा करके एमओई कहते हैं। एमओई, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें हजारों विशेषज्ञ हैं, हर कोई अपने अपने क्षेत्र का माहिर। ठीक है। अब एक पारंपरिक घने एआई मॉडल को ऐसे समझें जैसे हर छोटे बड़े सवाल के लिए हर मीटिंग में कंपनी के सभी विशेषज्ञों को बुलाना जरूरी हो। ओ, मतलब हर काम के लिए सब लोग? हाँ, जाहिर है इतने सारे विशेषज्ञ मिलकर बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी और महंगी भी होगी। हाँ, ये तो समझ आता है। हर बार पूरी कंपनी को इकट्ठा करना तो व्यवहारिक नहीं लगता। सही कहा। लिंक 2.0 का नजरिया बिल्कुल अलग है। किसी भी दिए गए काम या सवाल के लिए ये समझदारी से सिर्फ उन विशेषज्ञों के एक छोटे विशेष समूह को चुनता है जिनकी उस काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से टीम बनाना। हाँ, बिल्कुल। तकनीकी तौर पर देखें तो ये पूरे मॉडल के कुल 256 विशेषज्ञों में से केवल 8 रूटेड विशेषज्ञ और 1 साझा विशेषज्ञ को सक्रिय करता है। सिर्फ 8+1, 256 में से? हाँ, यानी कुल मिलाके मॉडल का लगभग 3.5% हिस्सा ही एक बार में काम करता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि आपको पूरी कंपनी की सामूहिक बुद्धि का फायदा मिलता है, लेकिन लागत सिर्फ एक छोटी केंद्रित टास्क फोर्स जितनी होती है। ये तो कमाल का जुगाड़ है। बिल्कुल सही समझे आप। यही इसका मूल विचार है। और इस सरल लगने वाले विचार से कंप्यूटेशनल दक्षता यानी काम करने की रफ्तार और लागत में 7 गुना तक का अविश्वसनीय सुधार मिलता है। 7 गुना? हाँ, ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से बड़ा है। 7 गुना दक्षता, ये वाकई प्रभावशाली है। लेकिन ये दक्षता सिर्फ इस मोए आर्किटेक्चर के वजह से तो नहीं आई होगी। जरूर इसके पीछे और भी कुछ होगा। ये कोई अचानक मिली कामयाबी तो नहीं लगती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई तुक्का नहीं है। ये 4 प्रमुख क्षेत्रों में किए गए व्यवस्थित और गहरे नवाचार का नतीजा है। हर क्षेत्र में सोच समझकर कदम उठाए गए हैं। 4 क्षेत्र? अच्छा, तो पहला कौन सा है, बताइए जरा। पहला स्तंभ है मॉडल आर्किटेक्चर यानी मॉडल की बुनियादी बनावट। इतने बड़े पैमाने पे 1 ट्रिलियन पैरामीटर वाले मॉडल को डिजाइन करते समय सिर्फ अंदाजा लगाने से तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसे सही तरीके से करने के लिए क्या खास किया? उन्होंने यहाँ एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ ऐसा विकसित किया जिसे वे लिंक स्केलिंग लॉज कहते हैं। स्केलिंग लॉज? हाँ, और इसे परखने के लिए एक विंड टनल जैसी अवधारणा का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर संसाधन लगाने से पहले छोटे सस्ते प्रयोग किए। अच्छा, जैसे असली हवाई जहाज बनाने से पहले मॉडल को विंड टनल में टेस्ट करते हैं? बिल्कुल वैसा ही। इन छोटे प्रयोगों से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने सटीक भविष्यवाणी की कि अंतिम विशाल मॉडल असल में कैसा प्रदर्शन करेगा। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब बड़े निवेश से पहले छोटे मॉडलों पर प्रयोग करके डिजाइन को पक्का कर लेना, इससे जोखिम कम हो गया होगा। बिल्कुल।
इससे उन्हें डिज़ाइन को बेहतर बनाने और गलतियों से बचने में मदद मिली, वो भी बहुत कम लागत पर। अंदाज़ा लगाइए, इन शुरुआती प्रयोगों की लागत पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया की कुल लागत के 1% से भी कम थी। सिर्फ 1% से कम? वाह! हाँ, और यही स्केलिंग लॉज उन्हें सही मोई डिज़ाइन चुनने में भी मदद करते हैं, जैसे कितने विशेषज्ञ रखने हैं 256, कितनों को एक बार में सक्रिय करना है 8 रूटेड प्लस 1 साझा, जिससे वो लगभग 3.5% सक्रियण का आंकड़ा मिला। तो ये सब पहले से तय था, अंदाजा नहीं? जी, इन नियमों ने और भी बातें साफ की, जैसे मोई मॉडल बड़े बैच साइज यानी एक बार में ज्यादा डेटा प्रोसेस करना और कम लर्निंग रेट यानी सीखने की गति धीमी रखना के साथ बेहतर काम करते हैं। अच्छा। और अगर आपके पास सीमित कंप्यूटिंग शक्ति है तो मोए मॉडल कम पैरामीटर लेकिन ज्यादा डेटा के साथ सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। ये सब पहले से पता होने से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर चुनना नहीं था, बल्कि उसे चलाने का सबसे अच्छा तरीका भी ढूंढना था। हाँ, और भी कई सुधार किए गए, जैसे ऑक्स लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग, जिससे विशेषज्ञों पर काम का बोझ बराबर बंटता है। मल्टी टोकन प्रिडिक्शन MTP जैसी तकनीकें गणित और कोडिंग से जुड़े सवालों में प्रदर्शन को बेहतर बनाती हैं। स्थिरता और दक्षता बढ़ाने के लिए ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन, GQA, स्विजल URMS, नॉर्म, QK नॉर्म और पार्शियल रॉ पे जैसी जानी मानी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। इन्हें हम सामूहिक रूप से मॉडल को तेज और स्थिर बनाने वाले पुर्जे कह सकते हैं। अच्छा। और हाँ, इसकी शब्दावली वोकैबुलरी भी काफी बड़ी है। 156,000 टोकन वाली BBP, जो इसे कई भाषाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। ठीक है, तो पहला स्तंभ हुआ एक स्मार्ट, पहले से परखा हुआ आर्किटेक्चर। अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं। दूसरा, प्री ट्रेनिंग। ये वो चरण है जहां मॉडल असल में सीखता है। यहाँ क्या खास था? उस डेटा के बारे में बताइए जिससे ये सीखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, लैंग 2.0 को सिर्फ भाषा समझने के लिए नहीं, बल्कि शुरुआत से ही एक रीजनिंग इंजन यानी तर्क करने वाली मशीन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। रीजनिंग इंजन मतलब सोचने वाली मशीन? हाँ, बिल्कुल। इसलिए ट्रेनिंग की शुरुआत ही गणित, जिसे उन्होंने लिंग मैथ कहा, और कोड, लिंग कोड जैसे डेटा की भारी मात्रा से हुई, क्योंकि ये विषय तर्क और संरचना पर आधारित होते हैं। मतलब सीखने की शुरुआत ही मुश्किल चीजों से हुई, गणित और कोड से। हाँ, एक तरह से। कुल 20 ट्रिलियन टोकन शब्द या शब्द के हिस्से के प्री ट्रेनिंग डेटा में तर्क क्षमता बढ़ाने वाले डेटा का अनुपात धीरे धीरे 32% से बढ़ाकर 46% तक कर दिया गया। ये दिखाता है कि उनका फोकस किस चीज पर था। 46% डेटा सिर्फ रीजनिंग के लिए, ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर ट्रेनिंग के बीच के चरण में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज जोड़ी, चेन ऑफ थॉट, COT डेटा। चेन ऑफ थॉट, सोचने की कड़ी। हाँ, कॉट का मतलब है किसी समस्या को हल करने के लिए कदम दर कदम सोचना, जैसे हम गणित का सवाल हल करते समय करते हैं। इस तरह का डेटा मॉडल को सिखाता है कि जटिल सवालों का जवाब कैसे देना है, सिर्फ जवाब नहीं बल्कि जवाब तक पहुंचने का पूरा तर्क। अच्छा, मतलब कैसे सोचा जाए ये सिखाना? बिल्कुल, ये उसकी तर्क क्षमताओं को प्री एक्टिवेट करने जैसा था, जैसे किसी मशीन को चालू करने से पहले उसे तेल देना। तो पहले तर्क वाले डेटा की नींव रखी, फिर उसे सोचने का तरीका सिखाया। ये तो वाकई अलग नजरिया है। बिल्कुल। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए एक नया वार्म अप स्टेबल मर्ज WSM शेड्यूलर भी अपनाया। ये पारंपरिक तरीकों से अलग है। कैसे अलग है ये? पारंपरिक तरीकों में सीखने की गति को कम किया जाता है। WSM में चेक पॉइंट्स यानी मॉडल की सहेजी गई स्थितियां को मर्ज किया जाता है, जिससे प्रदर्शन में लगभग 1-2% का अतिरिक्त लाभ मिला। अच्छा, ये भी एक नया तरीका हुआ। और डेटा की गुणवत्ता का क्या? सिर्फ मात्रा तो काफी नहीं होती। आपने सही मुद्दा उठाया। डेटा की गुणवत्ता पर जबरदस्त ध्यान दिया गया। इसमें कई चरण शामिल थे। डेटा की सफाई, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को फिल्टर करना। जैसे कि उन्होंने अंग्रेजी वेब डेटा का एक सबसेट बनाया, जो लोकप्रिय फाइंड वेब एडू से भी बड़ा और बेहतर प्रदर्शन करने वाला है। ज्ञान आधारित टेक्स्ट को फिर से लिखा ताकि वो ज्यादा उपयोगी हो, और खास तौर पर तर्क क्षमता बढ़ाने वाले डेटा कॉर्पस तैयार किए। वाह! उदाहरण के लिए लिंकोड डेटाबेस 660 प्रोग्रामिंग भाषाओं को कवर करता है, और लिंग मैथ वेब पाठ्यपुस्तकों, शोध पत्रों और सिंथेटिक सवालों जवाबों से बनाया गया है। 660 भाषाएं? हाँ, इसके अलावा मॉडल को बहुभाषी बनाने के लिए लगभग 30 भाषाओं में 2 टेराबाइट डेटा इस्तेमाल किया गया, और लंबी संदर्भ समझने की क्षमता,
जैसे लंबे दस्तावेजों को समझना के लिए 1.2 ट्रिलियन टोकन का डेटा उपयोग हुआ। इतना सारा डेटा, इसे मैनेज कैसे किया? ये सब एक बहुत ही उन्नत डेटा एज कोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रबंधित किया गया, जिससे डेटा को संभालना और इस्तेमाल करना आसान हो गया। वाह, ये तो डेटा इंजीनियरिंग का एक विशाल उपक्रम लगता है। आर्किटेक्चर और प्री ट्रेनिंग के बाद अगला कदम क्या था? तीसरा स्तंभ, पोस्ट ट्रेनिंग। मॉडल प्रशिक्षित हो गया, अब उसे अंतिम रूप कैसे दिया जाता है? ये वो चरण है जहां मॉडल को असली दुनिया के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है और उसकी क्षमताओं को और निखारा जाता है। यहां उसे अंतिम पॉलिश मिलती है। अच्छा, पॉलिशिंग स्टेज। हाँ, इसके लिए भी कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। एक है डीकपल्ड फाइन ट्यूनिंग, DFT। इसमें मॉडल को अलग अलग तरह के सिस्टम प्रॉम्प्ट, जैसे तुरंत जवाब दें या गहराई से तर्क करें, का इस्तेमाल करके फाइन ट्यून किया जाता है। तो मतलब उसे सिखाया जाता है कि कब फटाफट जवाब देना है और कब विस्तार से समझाना है। हाँ, कुछ वैसे ही, ताकि वो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से ढल सके। फिर आती है इवोल्यूशनरी चेन ऑफ थॉट, EVO-COT तकनीक। EVO-COT, ये कोट से अलग है? ये COT का ही एक विकसित रूप है जो मॉडल की तर्क क्षमता को और गहरा बनाता है। इसकी मदद से लैंग 2.0 ने मुश्किल गणित बेंचमार्क पर कुछ अत्याधुनिक मॉडलों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। सच में बेहतर प्रदर्शन? हाँ, और वो भी 25% कम ट्रेनिंग टोकन इस्तेमाल करके। 25% कम टोकन में बेहतर प्रदर्शन, ये तो दक्षता का एक और सबूत है। कमाल है। बिल्कुल। एक और नई तकनीक है लिंग्विस्टिक यूनिट पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, LPO, जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी RL के लिए इस्तेमाल किया गया। RL यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सिखाना? हाँ, LPO की खास बात यह है कि ये पूरे वाक्यों को अपडेट की मूल इकाई मानता है, न कि सिर्फ शब्दों को। इससे ट्रेनिंग ज्यादा स्थिर होती है और जटिल तर्क वाले बेंचमार्क पर प्रदर्शन में लगभग 10% का सुधार मिलता है। 10% सुधार, ये भी काफी है। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि मॉडल के जवाब इंसानों को पसंद आए और उपयोगी हों? सिर्फ सही होना काफी नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए ग्रुप अरीना रिवॉर्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया। ये एक तरह की टूर्नामेंट शैली की तुलना प्रणाली है। टूर्नामेंट? मॉडल्स के बीच। हाँ। जहां मॉडल के अलग अलग जवाबों की आपस में तुलना करके ये तय किया जाता है कि कौन सा बेहतर है। इससे व्यक्तिपरक गुणवत्ता, मतलब इंसानों को क्या पसंद आएगा, उसे मापना आसान हो जाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। इसे रूब्रिक्स नाम के विस्तृत मूल्यांकन दिशा निर्देशों के साथ जोड़ा गया है ताकि तुलना निष्पक्ष हो। कुछ खास कामों जैसे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के लिए विजुअली ऑगमेंटेड रिवॉर्ड का भी इस्तेमाल होता है। और RL प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे अच्छा SFT सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग चेकपॉइंट चुनने के लिए एपेक्स इवैल नाम का टूल इस्तेमाल किया जाता है। ये सब मिलकर मॉडल को ना सिर्फ स्मार्ट बल्कि उपयोगी और भरोसेमंद बनाते हैं। ये तो पोस्ट ट्रेनिंग में भी काफी गहराई है। अब आते हैं आखिरी स्तंभ पर, चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने बड़े और जटिल मॉडल को बनाना और चलाना कोई आसान काम नहीं होगा। जरूर इसके लिए कुछ गंभीर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तालमेल की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल सही। यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण नवाचार है। लिंक 2.0 पूरी तरह से FP8 प्रिसिजन में प्रशिक्षित किया गया सबसे बड़ा ओपन सोर्स मॉडल है। FP8 प्रिसिजन, ये क्या होता है और इसका क्या फायदा है? पहले तो हमने BF16 या FP16 सुना था। हाँ, वो ज्यादा आम है। FP8 को आप एक ज्यादा संकुचित यानी कंप्रेस्ड डेटा प्रारूप समझ सकते हैं, जैसे किसी संख्या को लिखने के लिए कम अंकों का इस्तेमाल करना। पारंपरिक रूप से बड़े मॉडल BF16 या FP16 जैसे प्रारूपों का इस्तेमाल करते हैं। FP8 में हर संख्या कम मेमोरी लेती है। अच्छा, कम मेमोरी। और इसका सीधा फायदा? सीधा फायदा ये हुआ कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए मेमोरी की जरूरत काफी कम हो गई और ट्रेनिंग की गति 40% तक बढ़ गई। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट काफी तेज और सस्ता हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सटीकता में लगभग कोई कमी नहीं आई। बिना सटीकता खोए ये कैसे संभव हुआ? हाँ, 900 अरब टोकन के बाद BF16 की तुलना में सटीकता में 0.25% से भी कम का अंतर था। ये वाकई एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। 40% तेज ट्रेनिंग बिना सटीकता खोए, ये तो गेम चेंजर लगता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी कुछ खास था? हाँ, कई और चीजें थीं, जैसे हेट्रोजीनियस फाइन ग्रेन्ड पाइपलाइन तकनीक। उदाहरण के लिए इंटरलीव्ड 1F1B शेड्यूलिंग ने कंप्यूटिंग संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके थ्रूपुट यानी काम करने की क्षमता को लगभग 40% तक और सुधारा। मतलब और भी तेजी? हाँ, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 4C सिद्धांत, करेक्ट, कंसिस्टेंट, कंप्लीट,
को डिजाइन का भी सख्ती से पालन किया ताकि विकास प्रक्रिया मजबूत और भरोसेमंद हो। 4C सिद्धांत। करेक्ट। कंसिस्टेंट, कंप्लीट, को डिजाइन। इसके अलावा इंट्रानोड डीईपी, फ्यूज कर्नल्स जो गणनाओं को तेज करते हैं, फास्ट एक्सपर्ट फुल रिकैलकुलेशन जो एमओई मॉडल के लिए मेमोरी बचाता है, और बेहतर मूल्यांकन पाइपलाइन जैसे कई और अनुकूलन शामिल थे। ये सब मिलकर इस विशाल मॉडल की ट्रेनिंग को संभव और कुशल बनाते हैं। तो ये थे वो 4 स्तंभ: स्मार्ट आर्किटेक्चर, तर्क केंद्रित प्री ट्रेनिंग, निखारने वाली पोस्ट ट्रेनिंग और कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब का निचोड़ क्या है? इन सभी नवाचारों का अंतिम परिणाम क्या रहा? प्रदर्शन कैसा है? परिणाम वाकई प्रभावशाली है। अत्याधुनिक प्रदर्शन, वो भी बेहतर दक्षता के साथ। लिंग 1T मॉडल जो 1 ट्रिलियन पैरामीटर वाला है, कई मुश्किल बेंचमार्क्स पर, खासकर तर्क क्षमता मापने वाले बेंचमार्क पर, कुछ सबसे बड़े और महंगे क्लोज सोर्स मॉडलों के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन करता है। क्लोज्ड सोर्स दिग्गजों के बराबर या उनसे बेहतर? हाँ, उदाहरण के लिए AIME 2025 गणित बेंचमार्क पर इसने 70.42% सटीकता हासिल की, जो कुछ प्रमुख प्रतिस्पर्धी मॉडलों से बेहतर है। और ये उपलब्धि इसने कम औसत टोकन का इस्तेमाल करके हासिल की, यानी ज्यादा कुशलता से। तो ये सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि कुशल भी है, स्मार्ट है। बिल्कुल। ये प्रदर्शन बनाम लागत के लिए एक नया पैरेटो फ्रंटियर स्थापित करता है, यानी किसी दिए गए खर्च पर सर्वश्रेष्ठ संभव प्रदर्शन का एक नया मानक। पैरेटो फ्रंटियर मतलब नया गोल्ड स्टैंडर्ड। हाँ, कह सकते हैं। ये 7 गुना दक्षता लाभ की भी पुष्टि करता है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। और ये सिर्फ सबसे बड़े मॉडल तक ही सीमित नहीं है। लिंक मिनी 2.0 और लिंक फ्लैश 2.0 जैसे छोटे मॉडल भी अपने आकार के पारंपरिक घने मॉडलों के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये सिर्फ एक और सुपर मॉडल बनाने की कहानी नहीं है, इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं, ये AI बनाने की एक नई सोच है, एक नया दर्शन है। लिंक 2.0 ये साबित करता है कि तर्क क्षमता को बुद्धिमत्ता के केंद्र में रखते हुए बड़े पैमाने पर दक्षता हासिल करना संभव है। मतलब आकार और स्मार्टनेस दोनों एक साथ। हाँ, अब आपको इनके बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों पा सकते हैं। और इसका ओपन सोर्स होना भी महत्वपूर्ण है ना? ये बात बार बार आ रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ओपन सोर्स होना दुनिया भर के शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए एक शक्तिशाली और सबसे अहम किफायती नींव प्रदान करता है। अब वे भी अत्याधुनिक तर्क क्षमता वाले AI पर काम कर सकते हैं और अगली पीढ़ी के AI अनुप्रयोग बना सकते हैं। किफायती होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। खासतौर पर ये सामान्य उद्देश्य वाले एजेंट्स, जनरल पर्पस एजेंट्स बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे AI जो वास्तव में समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। ये तो सचमुच AI के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लगता है, एक नई दिशा। हाँ, ये है। लिंक 2.0 सिर्फ एक और शक्तिशाली AI नहीं है। ये भविष्य के लिए एक परखा हुआ सिद्ध रोड मैप या खाका है। रोड मैप कैसे? ये दिखाता है कि स्मार्ट मोए आर्किटेक्चर, तर्क केंद्रित ट्रेनिंग रणनीति और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे FP8 ट्रेनिंग को मिलाकर क्या हासिल किया जा सकता है। ये AI बनाने के लिए एक स्पष्ट स्केलेबल मार्ग प्रदान करता है। ऐसा AI जो पहले से कहीं ज्यादा गहराई से और ज्यादा कुशलता से सोच सकता है। मतलब दूसरों के लिए भी एक रास्ता दिखाया? हाँ, ये अत्याधुनिक तर्क क्षमता को बेहतर, सस्ता और सभी के लिए सुलभ बनाने का नुस्खा है। तो भविष्य में हम लिंक 2.0 से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या अभी भी कोई चुनौतियां बाकी हैं या सब हल हो गया? नहीं, बेशक काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। जैसे लंबी संदर्भ क्षमताओं को और बेहतर बनाना, यानी बहुत लंबे दस्तावेजों को समझना, तर्क की गहराई को और बढ़ाना और ज्यादा जटिल एजेंटिक व्यवहार विकसित करना। एजेंटिक व्यवहार मतलब AI का स्वतंत्र रूप से लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लिंक 2.0 ने जो नींव रखी है वो बहुत मजबूत है। ये भविष्य के शोध और विकास के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो कुल मिलाकर मुख्य बात यह समझ आती है कि AI में आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बड़े मॉडल बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट, कुशल और तर्क करने में माहिर बनाना है। बिल्कुल। लिंक 2.0 ने दिखाया है कि ये कैसे किया जा सकता है और इस शक्तिशाली तकनीक को सभी के लिए सुलभ बनाने का रास्ता भी खोला है। एकदम सही कहा। और यहाँ एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, बताइए।
अगर एआई की तर्क क्षमता इतनी कुशल और आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो जटिल समस्याओं को हल करने में तकनीक की भूमिका के बारे में हमारी कौन सी मौलिक धारणाओं पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है? जब मशीनें इतनी अच्छी तरह तर्क करने लगें, तो इंसान का क्या रोल होगा? हमारी अपनी सोच का क्या महत्व रह जाएगा? ये वाकई सोचने लायक गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।